वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग अपने 301 नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। शानदार पूरी हिस्ट्री का रिवीजन हम लोग लगातार कर रहे हैं। 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इजी टू मॉडरेट। आप लगातार इस प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करिए संपूर्ण हिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए। 1000 MCQ ये प्लस PYQ अभी आपको करा दूंगा डिटेल एनालिसिस के साथ, प्लस टेस्ट सीरीज़ लगा लीजिएगा SCS की सेक्शन वाइज और GS फुल लेंथ। बस हिस्ट्री में आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। हिस्ट्री नहीं, पूरी GS को कवर करने का आराम से आप प्रीलिम्स ईजिली निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ मेंस में उत्तर लेखन तो करना नहीं, जो आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। आपको टू द पॉइंट चीज़ें बस पता होनी चाहिए, जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए RO में ज़रूरी है। ठीक है, चलिए। किस मुगल बादशाह ने शाहरुख नामक सिक्का चलवाया था? तो शाहरुख नामक सिक्का किसने चलवाया था? बाबर ने चलवाया था। किसने चलाया था? बाबर ने चलवाया था शाहरुख नामक सिक्का। ठीक है, और बाबर का टाइम पीरियड क्या था? 1526 से 1530। बाबर के बाद कौन आता है? हुमायूं आ जाता है ना। 1530 से 40 रहता है और फिर बीच में शेरशाह सूरी भगा देता है इसको। उसके बाद 1555 से 1556 रहता है। 1556 से 1605 तक अकबर फिर आ जाता है। 1605 तक अकबर रहता है। फिर 1605 से 1627 जहांगीर आता है, और जहांगीर के बाद 1627 से 1658 शाहजहां रहता है। औरंगजेब 1658 से 1707 तक रहता है। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी इस तरीके की भी याद कर लेना महत्वपूर्ण है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय शासन की जो वास्तविक सत्ता थी वो बलबन के हाथों में आ गई थी? ड्यूरिंग विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत रियल पावर ऑफ गवर्नेंस केम इन द हैंड ऑफ बलबन? और बलबन का टाइम पीरियड 1266 से 1287। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 302 का। तो ये नसीरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, याद रहेगा। किस सूफी संत को महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है? महबूब इलाही, महबूब मेरे गाना सुना ना हमने, वही वाला है। शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, महबूब इलाही नाम से जाना जाता है शेख निजामुद्दीन औलिया को। फिरदौस मंजिल किस मुगल शासक को कहा जाता है? विच मुगल एम्पेरर वॉज नोन एज फिरदौस मंजिल? तो फिरदौस मंजिल किस मुगल को कहा जाता है? इसका सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा? शाह आलम सेकंड हो जाएगा, शाह आलम सेकंड। और देखिए, मुगल्स की तो क्रोनोलॉजी मैंने बताई। औरंगजेब 1707 में ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद लेटर मुगल्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इनसे सवाल पूछने की तो बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे सबसे पहले बहादुर शाह आ जाता है। कौन आ जाता है? बहादुर शाह। ये 1707 से 1712 के आसपास रहता है। फिर जहांदार शाह 1712 से ये रहता है 13 तक, है ना। फिर फरूख शियार आएगा, मोहम्मद शाह आएगा, अहमद शाह। तो कहने का मतलब है लेटर मुगल सा पूरा रट डालना। ठीक है, बहुत 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 ज़रूरी है। फिर है तोरमाण किससे संबंधित राजा है? किंग तोरमान वॉज रिलेटेड टू कुषाण, हुड या शक या गुप्तास? तो ये किससे संबंधित राजा है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हुन्स। ठीक है, हुन हो जाएगा। दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? इन विच पीरियड द दशावतार टेम्पल वॉज बिल्ट? तो दशावतार मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? गुप्त के शासनकाल में, यानी गुप्तास पीरियड में हुआ था दशावतार मंदिर का जो है निर्माण। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस प्योर अरबिक कॉइन? प्योर अरबिक चलाने वाला कौन था राजा? इल्तुतमिश था। ठीक है, कौन था? इल्तुतमिश था। मुंबई में 1921 में प्रकाशित एक प्रचार पुस्तिका गांधी बनाम लेनिन, इसके लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? अमंग द फॉलोइंग वाज ऑथर ऑफ गांधी वर्सेस लेनिन, अ प्रोपोगेंडा बुकलेट पब्लिश इन मुंबई 1921। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऐसे डांगे। कौन थे इसके लेखक? ऐसे डांगे। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में सराय आदिल का संबंध क्या था? ड्यूरिंग द राइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी सराय आदिल वॉज रिलेटेड टू? तो सराय आदिल किससे संबंधित था ये बताना है। सराय आदिल तो था कपड़ा, चीनी आदि विक्रय हेतु जो बाजार था वो देखता था। फ्रॉम द मार्केट फॉर सेल ऑफ क्लॉथ, शुगर एक्सेट्रा, सराय ए आदिल। ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल है पाकिस्तान में? इनमें से कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। तो बताइए कितना आसान है। हड़प्पा में क्या है? मतलब हड़प्पा जो है यही पाकिस्तान में, कालीबंगा राजस्थान हो गया, लोथल आपका वो क्या बोलते हैं गुजरात हो गया, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के दीमा हसाओ जिले से कई महापाषाण काल के पत्थर के घड़े प्राप्त हुए हैं? दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट से। तो ये कहाँ है दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट? तो ये असम में है। असम। ठीक है। शाहजहांनामा किसने लिखा है भैया? हु रोट शाहजहांनामा? तो शाहजहांनामा किसने लिखा है? इनायत खान द्वारा लिखा गया। किसने लिखा है? शाहजहांनामा इनायत खान ने।
बीजक किसके वचनों का संग्रह है? बीजक इज अ कलेक्शन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ, या बीजक इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ किसके वचनों का संग्रह है? तो ये है कबीर के वचनों का संग्रह। बीजक किसके वचनों का संग्रह है? कबीर के जो है वचनों का संग्रह है। जहांगीर महल कहाँ पे भाई? बहुत ही आसान सवाल। जहांगीर महल कहाँ है? आगरा में जहांगीर महल। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? द फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन इन मौर्यन पीरियड, नालंदा, विक्रमशिला, पाटलिपुत्र या तक्षशिला? मौर्यों की बात कर रहा है। मौर्य में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित था वो था तक्षशिला, क्योंकि कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य और जो आपका चाणक्य है यहीं के थे सब, है ना, तक्षशिला के। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? ये मैं इससे पहले भी अभी आपको बता चुका हूँ। त्रिरत्नाज में कौन कौन था? बुद्ध, धम्म, संघ, ये शामिल है। बुद्ध के अष्टांगिका मार्ग इसमें नहीं आते हैं, ठीक है। अगला है अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध रंपा विद्रोह कब हुआ था? RRR मूवी भी बनी थी जिसपे, रंपा रेबेलियन, ठीक है। तो ये कब हुआ था भाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1922, ठीक है, 1922। 1882 के मद्रास वन अधिनियम ने आदिवासी लोगों को शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया था। द मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882 रिस्ट्रिक्टेड द ट्राइबल पीपल फ्रॉम एंगेजिंग इन, किन चीज़ों में जो है शामिल होने से मना किया गया था इनको? तो इनको मना किया गया था पोडू जो खेती है, पोडू कल्टीवेशन में, ठीक है, याद रखना। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक सशस्त्र अभियान चलाने वाले स्वतंत्रता सेनानी अल्लू सीताराम राजू का जन्म किस राज्य में हुआ था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था, 1922 में चला था, ये अभी बताया ना आपको। फिर इसके बाद कह रहा है किसकी गिरफ्तारी पर वर्ष 1919 में लोग जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे, जो जलियांवाला बाग में मैसेकर हो गया था। तो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। इसको लेके लोग बैसाखी के पर्व के टाइम वहाँ इकट्ठा हुए थे। जनरल डायर ने नरसंहार कर दिया था वहाँ। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो बैटल ऑफ चंदावर 1194, समय याद रखो, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में होता है, ठीक है। इसके बाद है गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? भाई गाजी मलिक वॉज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी? तो गाजी मलिक जो था संस्थापक था तुगलक डायनेस्टी का, गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड क्या था गाजी मलिक का या गयासुद्दीन तुगलक का? 1320 से 1325, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? आसान प्रश्न है। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू या महादेव देसाई? एक बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जरूर देख लेना। पहली चीज़ उसका समय तीनों, और किसने किसमें पार्ट लिया ये बहुत पूछा जाता है ना। बहुत सारे लीडर्स हैं, क्योंकि अम्बेडकर जी ने तो सभी में लिया था। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू जो है ये नहीं गए थे, द्वितीय में गांधी जी गए थे। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड द शॉर्टेस्ट पीरियड? तो ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, इनका टाइम पीरियड बहुत बार मैंने आपको बताया है। 1206 से 1290 स्लेव हैं, 1290 से 1320 आपका खिलजी डायनेस्टी आ जाती है, 1320 से 1414 तक फिर तुगलक डायनेस्टी आ जाती है, 1414 से 1451 तक सैयद है, फिर 1451 से 1526 तक आपका लोधी डायनेस्टी। तो सबसे कम कौन कर रहा है भाई? खिलजी कर रहे हैं। सबसे कम कौन कर रहा है? खिलजी कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए सवाल है ये क्रोनोलॉजी सबसे ज़्यादा समय तक किसने राज करा? लॉर्ड डफरिन के वॉयसरॉय कॉल की एक महत्वपूर्ण घटना बता दीजिए भाई। डफरिन के शासनकाल में क्या हुआ? तो ये सबको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में हुआ था भाई, लॉर्ड डफरिन के ही शासनकाल में, है ना, याद रखना इसको। चलो अगला है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति थे? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये थे आपके 1923 में, शायद 1923 में दिल्ली, शायद क्या कंफर्म ही, 1923 में जो दिल्ली सेशन हुआ था, अबुल कलाम आज़ाद सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे 35 साल में, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखना। और एक चीज़ इनके लिए और इम्पॉर्टेंट है कि अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहते हैं, 1946 से 46 तक। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि इतने टाइम तक कोई नहीं रहता है ना। तो अबुल कलाम आज़ाद 40 से 46 तक भी रहते हैं और यंगेस्ट भी रहते हैं 35 साल में जो बन जाते हैं, ठीक है। फिर कालीघाट चित्रकला का क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द एरिया ऑफ कालीघाट पेंटेड लोकेटेड? कालीघाट पेंटेड ये आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा, कालीघाट पेंटिंग। फिर हेलियोडोरस स्तंभ किस राज्य में? हेलियोडोरस पिलर लोकेटेड इन विच स्टेट? तो हेलियोडोरस पिलर जो है ये एमपी में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में।
सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, उसके बाद हुआ द लास्ट रूलर ऑफ सुंगा डायनेस्टी। इसका अंतिम रूलर कौन था भाई, तो शुंग डायनेस्टी का जो अंतिम रूलर था वो था आपका देवभूति। कौन था, देवभूति। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना करी थी, देवभूति अंतिम रूलर था। अब आपको देखिए एक सेकेंड, क्रोनोलॉजी अगर मैं आपको याद हो, जैसे हर्यक डायनेस्टी की बात कर लें हम लोग या हर्यक वंश की बात कर लें, तो हर्यक डायनेस्टी सबसे पहले आती है। हर्यक डायनेस्टी के कौन कौन राजा होते हैं, जैसे बिंबिसार होता है आपका, है ना, बिंबिसार हो गया। अजात शत्रु फिर इसका बेटा होता है अजात शत्रु, 2 मिनट देख लो क्रोनोलॉजी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और अजात शत्रु के बाद जो अंतिम रूलर हर्यक वंश का होता है उदयन हो जाता है ना। अब हर्यक वंश के बाद फिर आता है शिशुनाग वंश। कौन सा वंश, शिशुनाग वंश। अब शिशुनाग वंश का जो फाउंडर होता है वो कौन होता है, कालाशोक होता है भाई। कौन होता है, कालाशोक, मतलब अंतिम रूलर होता है, फाउंडर कह रहा हूँ। शिशुनाग डायनेस्टी तो शिशुनाग ही बनाएगा, फिर कालाशोक हो जाएगा इसका अंतिम रूलर। फिर शिशुनाग के बाद आता है, आपने पढ़ा होगा, नंदा डायनेस्टी आ जाती है। कौन सी, नंदा डायनेस्टी आती है। तो महापद्मानंद होता है इसका रूलर। फिर धनानंद अंतिम रूलर होता है, जिसको मारता है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर धनानंद को हराएगा, फिर मौर्य साम्राज्य आ जाता है। और फिर अपना मौर्य के बाद फिर यही पुष्यमित्र शुंग वगैरह आ जाएंगे ना। तो क्रोनोलॉजी और राजा देख लेना। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कर्ण वंश का अंतिम शासक इसमें से कौन है भाई, तो कर्ण वंश की स्थापना कौन करी, पहले तो ये याद रखो, और अंतिम रूलर। तो कर्ण की स्थापना करी थी वासुदेव कर्ण ने, वासुदेव कर्ण ने। शुंग डायनेस्टी के बाद आता है ये वासुदेव कर्ण, है ना, वो इसी का सेनापति होता है। इनको मार के फिर शुंगा डायनेस्टी आ जाती है, और शुंगा उसको मार के कानवास आ जाते हैं। तो वासुदेव कर्ण होता है पहला रूलर। और अंतिम रूलर की बात करें तो ये होता है सुशर्मन। ठीक है, कर्णवंश का अंतिम रूलर सुशर्मन, पहला रूलर होता है आपका वासुदेव कर्ण। अब ये घटनाओं को क्रोनोलॉजी में लगाना है। इलाहाबाद की संधि, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्रथम आंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि देखो 1765 में होती है। ठीक, ये आपको पता है। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। प्रथम आंग्लो मैसूर वॉर की बात करें तो ये कब होता है भाई, 1767 से 69 में चलता है। ठीक है, तो अब इसकी क्रोनोलॉजी में आप इसको लगा सकते हो आराम से। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ट्रीटी ऑफ सगौली, ट्रीटी ऑफ यंदूब या यंडाबो कहते हैं इसको, ट्रीटी ऑफ लासा, ट्रीटी ऑफ सलबाई। और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट भी हैं ट्रीटियाँ। देखिए, जैसे ट्रीटी ऑफ सगौली नेपाल से जब वॉर होती है 1816 में हो जाती है। ट्रीटी ऑफ यंदाबो की बात करें 1826 में हो जाती है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सलबाई की बात करें 1782 में हो जाती है। ट्रीटी ऑफ लासा की बात करें तो ये 1904 में हो जाती है। ठीक है, तो इसकी सही क्रोनोलॉजी मैच कर लो। क्या हो जाएगी इसकी क्रोनोलॉजी, 4 1 2 3। फिर अगला है सहायक संधि में शामिल निम्नलिखित राज्यों को कालानुक्रम में लगाना है, जैसे मैसूर, अवध, भरतपुर और सिंधियास। ठीक है, कि सब्सिडरी अलायंस में किसने पहले ज्वाइन करा, किसने बाद में। अब इनमें से अगर सब्सिडरी अलायंस पूछता है तो सबसे पहले तो देखिए जो हैदराबाद है, हैदराबाद वही जुड़ता है इसमें 1798 में, है ना। उसके बाद मैसूर 1799 में जुड़ जाता है। और अवध की बात करें ये 1801 में। ये एज इट इज़ पूछा जाता है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है ना, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। फिर जैसे आपका सिंधियास की बात करें 1804 में ये जुड़ जाते हैं, तो ये याद रखने पड़ेंगे आपको। तो इसकी क्रोनोलॉजी जो है डी हो जाएगी 1 2 4 3, 1 2 4, इसके बाद भरतपुर आता है। निम्नलिखित राज्यों को कालानुक्रम में लगाना। व्यपगत के सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक सब्सिडरी अलायंस वाले राज्य याद कर लेना क्रोनोलॉजी में, और एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, व्यपगत के सिद्धांत। जैसे सतारा, उदयपुर, नागपुर, झांसी। जैसे सतारा 1848 कर लो, और उदयपुर की बात करें अगर तो ये 1852 में आ जाएगा। झांसी 1854 में आ जाएगा, और नागपुर की बात करें ये भी 1854 में ही है। तो इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अब 336 इसको भी आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है। 336 को इसको लगा लो क्रोनोलॉजी में, कि पहाड़िया रिवॉल्ट, कोल रिवॉल्ट, संथल रिवॉल्ट, सिपॉय रिवॉल्ट। ये सब जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये नहीं देख लिया भूल गए, पूछा जाएगा ये सब। जैसे पहाड़िया रिवॉल्ट है 1766 से चलता है 81 तक। ठीक है, और संथल रिवॉल्ट तो आप सभी को याद होगा भाई, 1855-56 में चलता है ये। और सिपॉय म्यूटनी तो भाई ये सभी को पता है, 1857 की क्रांति। कोल म्यूटनी 1831-32। ठीक है, ये कोल विद्रोह हो गया आपका, झारखंड वगैरह, छोटा नागपुर से चालू होता है। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर भाई। अब कह रहा है सेटलर यूनिवर्सिटी कमीशन, हंटर कमीशन, हार्टोग कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन। इसको क्रोनोलॉजी लगाओ। तो इसमें से देखिए हंटर कमीशन, ये आपको पता होगा, हंटर एजुकेशन कमीशन जो बनाया गया था, हंटर आयोग की बात करें 1882 में। सेटलर कमीशन 1917 का हो गया।
हैडटॉक कमेटी की बात करें अगर 1929 में बना था, और राधा कृष्णन कमीशन तो काफ़ी लेट था, 1948-49 है ना। तो 1 2 3 4 सही हो जाएगा इसका। कौन सा सही हो जाएगा? 1 2 3 4, ठीक है। नहीं 1 2 3 4 क्यों होगा? 2 1 3 4, माफ़ कीजिएगा, 2 1 3 4 है ना, क्योंकि 2 सबसे पहले अंडर कमीशन। अगला प्रश्न कह रहा है व्हेन वाज इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च एस्टैब्लिश, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? 1962, ठीक है, 1962 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। अगला है किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? बाबर अज्यूम द टाइटल गाजी आफ्टर द विक्ट्री ऑफ विच बैटल? तो ये था बैटल ऑफ खानवा या खानवा का युद्ध। और समय इसका कब है? 1527 में होता है बैटल ऑफ खानवा। किसके बीच में होता है? बाबर और राणा सांगा के बीच में, ठीक है। चलिए, शेर खां किस युद्ध में मुगलों की तरफ से लड़ा था? इन विच वॉर डिड शेर खां फाइट ऑन बिहाफ ऑफ मुगल्स? तो किसके बीच में लड़ा था? तो ये बैटल ऑफ चंदेरी है, इसका समय भी याद रख लो, 1528, ठीक है, जिसमें शेर खां लड़ता है। ये बाबर और जो राजपूत रूलर थे मदीनी राय, उनके बीच में होता है, ठीक है, याद रखना इसको। तो खानवा 27 में होता है और ये चंदेरी 1528 में हो जाता है, ठीक है। और पहली बैटल ऑफ पानीपत ये आपको पता ही है, और बैटल ऑफ घाघरा 1529, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने 1933 में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करा था? विच न्यूज़पेपर वॉज पब्लिश बाय महात्मा गांधी 1933? तो कौन सा न्यूज़पेपर महात्मा गांधी द्वारा निकाला गया था? ये था आपका हरिजन। कौन सा था? हरिजन। वैष्णव जन तो तने कहिए गांधी जी का पसंदीदा भजन था, ये किसने लिखा था? ठीक है, ये वाला भजन किसके द्वारा लिखा गया था? वैष्णव जन तो तेने कहिए। तो ये लिखा गया था किसके द्वारा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका नरसिंह मेहता जी। कौन सा हो जाएगा? नरसिंह मेहता। अगरिया, बैगा, भुइयाँ अनुसूचित जो जनजातियाँ हैं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती हैं, ये बताना है। तो ये सब पाई जाती हैं सोनभद्र में। कहाँ पे? सोनभद्र में। 44 कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। जैसे हाथी गुम्फा उड़ीसा, एलोरा केव महाराष्ट्र, बाघ केव एमपी, नागार्जुन हिल वेस्ट बंगाल। तो नागार्जुन पहाड़ियाँ जो है ये बिहार में है, ठीक है। कहाँ पे है? बिहार में नागार्जुन पहाड़ियाँ, नागार्जुन है, ठीक है। और इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ये बताना है आपको, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। सूरत की संधि 1775, ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769, ट्रीटी ऑफ बैसिन 1803, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846। तो देखिए बैसिन की जो संधि हुई थी 1803 या 1802 में हुई थी। कब हुई थी? 1802 में। गांधी जी की समाधि स्थल का नाम क्या है भाई? व्हाट इज द नेम ऑफ गांधी जी टॉम? बहुत ही फेमस, राजघाट, वीरभूमि, किसान घाट या शांतिवन। तो बहुत ही फेमस देखिए, राजघाट गांधी जी के लिए, राजघाट किसके लिए? गांधी जी के लिए। शांतिवन ये नेहरू जी की थी, है ना, पंडित नेहरू जी की थी, क्या है अभी भी, पंडित नेहरू जी की हो जाएगी। और वीरभूमि ये राजीव गांधी जी की है, राजीव गांधी की है। और फिर किसान घाट की बात करें अगर, तो ये किसकी है भाई? चौधरी चरण सिंह जी की, ठीक है। किसान घाट किसकी? चौधरी चरण सिंह जी की। गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज़ रिटन द बुक गांधी ऑन नॉन वायलेंस? तो गांधी ऑन नॉन वायलेंस ये पुस्तक लिखी है थॉमस मार्टिना के द्वारा, थॉमस मार्टिना के द्वारा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ आत्मकथा किसकी है? हुज ऑटोबायोग्राफी इज माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ? ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये है महात्मा गांधी की। किसकी है? महात्मा गांधी जी की है। बाबर ने मदीनी राय को चंदेरी के युद्ध में कब हराया था? व्हेन डिड बाबर डिफीट मदीनी राय इन बैटल ऑफ चंदेरी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1528, ठीक है, 1528 हो जाएगा। बाबर ने पहली बार तुलुगुमा पद्धति द्वारा उस्मानी पद्धति का उपयोग किस युद्ध में किया गया था? इन विच वॉर बाबर फर्स्ट यूज तुलुगुमा मेथड एंड उस्मानी मेथड? तुलुगुमा मेथड, उस्मानी मेथड। तो देखो पहली चीज़ तो इसको पानीपत में यूज करा, मतलब जो पहला पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, है ना, इब्राहिम लोदी के खिलाफ जो है उसमें यूज़ करा गया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ यूज़ करा था इसको। अब ये जो मतलब मेथड है तुलुगुमा वगैरह, इसमें क्या होता था ये समझिए। जैसे सेना है उसको 4 भागों में बांट देता था सेना को। अब इस 4 भागों में बांटने के लिए 2 टुकड़ियों को क्या करता था? अपने आगे की तरफ यूज़ करता था, 2 को अपने दाएं बाएं यूज़ करता था, है ना। जो सामने होती थी उनके सेना में बैलगाड़ी, घुड़सवारी ये सब रहते थे, और तोप जो है वो बीच में तोप खाना रखता था, है ना। इसी प्रकार पहले जैसे आक्रमण होगा तो घुड़सवारी, बैलगाड़ी इनके माध्यम से होता था, और पीछे बादशाह जो है दाएं बाएं उसके सेना आक्रमण करती रहती थी। तो ये थी, है ना, एक टैक्टिक जो उसने सीखी थी। तो यहीं पे करते हैं इसकी समाप्ति। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ इसको लर्न जरूर करते रहिए, 2 से 3 बार देखिए, बार बार रिपीट जब करेंगे लिख लिख के अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी।